check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on Batmobile. Hi guys, it's Bulkis. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, thank you so much पुराने एपिसोड सुनने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए. ऐसे ही आपका साथ बना रहे तो बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसे ही आप मुझे आज पोस्ट करते रहें तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, है ना. पॉडकास्ट करने का मकसद यही रहता है, जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है ना, जो मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, वो थोड़ी सी इंस्पायर हो जाए और अपनी लाइफ में कुछ अमेजिंग करना स्टार्ट कर दे, है ना. तो गाइस, एक और मिशन शुरू हो चुका है इसी के साथ 1 लाख लिसनर हिट करने का. यस, मेरा ये ड्रीम है. तो भाई साहब, वो तो आपके ऊपर ही है, आप कैसे करते हो मुझे नहीं पता. मेरा काम है यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना और आपको सुनाना ऐसी अमेजिंग स्टोरीज, है ना. तो गाइस, आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ऑटिज्म डे. 2 अप्रैल को मनाया जाता है, एंड वैसे पूरा अप्रैल ही वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाएगा, बट स्टिल हम थोड़ा पहले कर लेते हैं. हम 2 तारीख को कर देंगे, है ना. तो हम वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाएंगे. और आज हमने बहुत ही मैं कोशिश थी कि मैं इनको लूँ बहुत टाइम पहले, बट मुझे लगा कोई ऐसा टाइम चाहिए था जहाँ पे वो सेलिब्रिटी, मैं सेलिब्रिटी कहूँगा उसे, शी इज अ सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी इस वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे अपने आप को प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करे. तो आई थिंक स्टोरी ऐसी शुरू होती कि मैं इनसे मिला था अराउंड 2019 इग्नाइट में, नवंबर में. व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग ओवर देयर. मुझे इनके बारे में कुछ खास पता नहीं था ज़्यादा, बट शी वाज वेरी शाय और ज़्यादा वैसी बात नहीं करती थी, एंड बैठी रहती थी अपना अपना ही अपनी दुनिया में मस्त. तो मैंने भी ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब ठीक है, आई वाज ओके, हाँ ये कोई है सेलिब्रिटी जो वहाँ पे कोई शांत बैठी हुई है. बट यस, जब मेरे को उनके बारे में वहाँ पे इवेंट में पता लगा कि वो ऐसा वंडर चाइल्ड है ना, कि मतलब आई थिंक वो बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो फाइट करके आगे बढ़ते हैं. इवन इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा ओपनर है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा. And she did so much. National award, 3-time national award, 2 times Limca Book of World Record, and she is an autistic child. और गाने गाती है, बहुत कुछ करती है वो हैरान करती है बेसिकली सबको अपनी परफॉर्मेंस से. तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज अभी वो शायद थोड़ी सी शाय है, कोई बात नहीं, बट उनकी मदर है जो आज हमारे साथ मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे और बताएंगी कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या टाइम फेस किया. जो शी इज द वन, उनका नाम बेंजी है, मैं बताना भूल गया, बेंजी है, और उनकी मदर कविता कुमार है, जो हमेशा अपनी डॉटर को हमेशा पुश करती हैं और यहाँ तक वो लेके आई हैं. तो चलो आज ज्यादा बकर नहीं करते हैं, मैं तो ऐसे बोलते ही रहूंगा, बट लेट्स वेलकम कविता आंटी. कविता आंटी, हाय, कैसे हैं आप? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. थैंक यू पुलके. हाउ आर यू? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका ले रहा हूँ आज ऐसे पॉडकास्ट. मेरे बहुत टाइम से मन था बुलाने का आपको, बट आज देखो हो ही गया. कहते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखो तो सब कुछ हो जाता है. बिल्कुल, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके तो हो भी नहीं पाएगा. तो हर सिचुएशन से ओवरकम करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. तो आंटी, आप मुझे अलाउ करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ प्लीज. श्योर. बेंजी के बारे में, आपकी भी स्ट्रगल, बेंजी की भी स्ट्रगल, बिकॉज मेंटल हेल्थ मेरा टॉपिक है, बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करना. तो आई थिंक वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे हम इससे बात करेंगे और जानते हैं फिर. ठीक है, आप मुझे अलाउ कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. गो अहेड. ओके. और आंटी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज योर मेंटल हेल्थ फ्रॉम लास्ट 2 years? कैसा रहा? बिकॉज अब आप एक एज अ सिंगल मदर हैं, बिकॉज बेंजी के फादर नहीं हैं, एंड अकेले बेंजी को संभालना और उस पेंडेमिक में फेस करना was not easy. How was your 2 years? ये 2 साल आपके कैसे निकले?
very, very, very difficult. It was really very challenging period. But बेंजी को तो शुरू में समझ में ही नहीं आ रहा था कि why we are not going out of the home. क्यों नहीं हम बाहर जा पा रहे हैं, क्यों नहीं लोगों से मिल पा रहे हैं, क्यों स्टेज बंद है, क्यों जैसे वो यूज्ड टू है परफॉर्मेंस के लिए, तो क्यों नहीं हम जा पा रहे. फिर धीरे धीरे मैंने टीवी दिखाया उसको और रियलाइज कराया कि देखो ये ऐसा वायरस आया है. शी वॉज नॉट रेडी टू वेयर मास्क ऑल्सो. मास्क भी नहीं पहनती थी, वो निकाल के इमीडिएटली फेंक देती थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट कि क्या चीज चल रहा है. फिर धीरे धीरे करके मैंने उसको समझाया कि ऐसे कुछ पिक्चर्स दिखाए, कुछ विजुअल दिखाए. और सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक गाना ही लिख दिया कोरोना के ऊपर, ताकि वो उसको गाएगी तो समझेगी. मैंने उसको गवाया, कोरोना से डर न जीने वाले, ऐसे करके ना. तो उसको उसके बाद से मैंने देखा कि वो ज्यादा उस चीज से कनेक्ट हो पाई और वो कोरोना को समझने लगी कि भाई हाँ कुछ ऐसा हुआ है. तो मैं अभी भी उसको बोलती है, नाउ यू आर फ्री, अब आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, बट यू शुड वेयर योर मास्क. अभी वो पीरियड है, अभी तक आपको लगाना है. लेकिन या इस पीरियड को हम लोगों को, मेरा जो घर है उसके अंदर मैंने पूरा सेटअप म्यूजिक का लगा रखा है. तो मैं कह सकती हूँ कि ये 2 साल क्या, हमारी जो अभी तक जिंदगी है, जो हमारा जर्नी है, अगर उसमें म्यूजिक नहीं होता तो शायद हम लोग डीप डिप्रेशन में रहते और जिंदगी को जी नहीं पाते. तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा सहारा है और उसका रियाज एवरीडे 2-3 घंटे हम लोग बैठ के गाते हैं साथ में, क्योंकि बेंजी के लिए रोज मेल सिंगर को अरेंज करना घर में इट्स नॉट पॉसिबल. तो नॉर्मली डुएट्स वगैरह गाने जो हैं वो हम ही लोग साथ में गाते हैं. तो म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल रहा कि वो हमको इससे थोड़ा निकाला. और एक होता है ना, म्यूजिक हमारे सारे नर्व्स को स्टिमुलेट करती है. तो जब आप अच्छे गाने सुनते हो तो आप खुश हो जाते हो. तो एटलीस्ट 2-3 घंटे हमारे शाम के वक्त का बड़ा अच्छा निकल जाता था. और सारा दिन तो यू नो डेली एक्टिविटीज में जो भी आपका है, तो इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. पर धीरे धीरे करके यूज्ड टू हो गई वो फिर. तो मतलब म्यूजिक बेंजी के लिए एक यू नो मेडिसिन का काम करती है. वरदान है. हर मेडिसिन मेडिसिन. बिकॉज मैं आपकी डॉक्यूमेंटरी देख रहा था, उसमें इनिशियल ईयर जब बेंजी नहीं बोल पाती थी या रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, तो कैसे मंत्रास ने कैसे यू नो वो चांटिंग उसके कानों में पढ़ के कैसे वो उसको रिस्पॉन्स करने लगी, कैसे साउंड के साथ वो यू नो मतलब बात करने लगी, जो कनेक्ट हो गई उसके साथ. कनेक्ट नहीं था. वो एक कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए वही साबित हुई. म्यूजिक के क्या है ना, हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसमें बहुत हीलिंग पावर है. तो हमारे डिफरेंट रागास जो हैं वो डिफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं. मॉर्निंग रागास हमारे डिफरेंट नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं और बहुत सारे डिजीज जो हैं उनको काफी रिलीफ दिला. म्यूजिक कैन डू मिरेकल आल्सो. या ओके. आप एक छोटा सा एग्जांपल लो. इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल और आप कहीं कार से जा रहे हो, राइट, और यू आर नॉट फीलिंग गुड और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इमीडिएटली जब आपने रेडियो ऑन किया कार का और उसमें आपका पसंद का, आपका फेवरेट सॉन्ग आ जाता है, तो इमीडिएटली आपका मूड चेंज हो जाता है, यू नो. बिल्कुल. आप हैप्पी फील करने लगते हैं. ये बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है. और अगर हम अपने लाइफ में ही पूरा म्यूजिक जोड़ दे जिसको इंटरेस्ट है, तो उसके लिए तो बहुत ही, मैं कहती हूँ ना कि म्यूजिक जिसको अपनाता है ना, वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिसको म्यूजिक ने है. ये अपने आप में एक वरदान है. और आप, इतना बड़ा नशा है म्यूजिक कि आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है अगर आपने म्यूजिक को अपना लिया. यस. आंटी, मैं जैसे अभी अब बात कर रहा था कि कैसे बेंजी में चेंजेस आए थ्रू म्यूजिक. इनिशियली डेज में जब वो यू नो बॉर्न हुई थी, काफी टाइम तक इंक्यूबेटर में थी वो, यू नो बॉर्न होने के बाद. एंड आंटी, आपके लिए एज लाइक यू नो एज अ मदर, व्हाट आर द challenges you faced and mental health पर आपकी कितना असर पड़ा? बिकॉज आई नो
आसान नहीं था वो टाइम, अपनी बच्ची को ऐसे देखना कि क्यों ये ऐसा नहीं बोल पा रही है, क्यों ये ऐसा बिहेव कर रही है, आपके लिए कितना था? तो आप बाद में जाके कैसे अपने आप को काम कर पाई इस सिचुएशन में? देखो, मेरा जो बैकग्राउंड था वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में नेशनल लेवल का बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेला था, ठीक है। तो एक जो मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था वो काम किया, क्योंकि हम जब मैच खेलते हैं तो हम लास्ट पॉइंट के लिए भी स्ट्रगल करते हैं और कभी गिव अप नहीं करते, राइट। तो शायद वो वाला एटीट्यूड मेरा काम यहाँ कर गया, और मैंने सोचा कि नहीं, बेंजी के लिए काम करते हैं, चाहे जो हो, हमारा बच्चा है और समाज में सबसे पहले हमें दायित्व निभाना है एज अ पेरेंट्स। समाज बाद में आता है, सेकेंड रोल सोसाइटी का होता है। तो मेरा मेंटल हेल्थ इतना, मैं अपने आप को नीचे लेकर आई। आई हैव डन माय MA बट बेंजी के लिए मैंने अपना मेंटल लेवल को बेंजी के लेवल पे लाई, क्योंकि अगर मैं उतना हाई फाई लेवल पे रहती तो शायद मैं उसके साथ काम नहीं कर पाती। तो मैंने अपना मेंटल लेवल उसके लेवल पे लाके फिर उसके साथ, जैसे बचकाना हरकत कह सकते हो आप, कि बेंजी ने अगर थोड़ा सा भी कुछ किया तो मैं किसी का परवाह नहीं करके सबके सामने उसको अप्रिशिएट करती थी। दूसरे लोग सोचते थे अरे ये इतनी छोटी बात पे इतना एक्साइटेड हो रही है। तो वो भी एक आप समझ सकते हो ना कि हमारा एक्टिविटीज ऐसा था कि हमें सिर्फ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सोच रहे थे हम, कि अगर हमारा बच्चा कुछ भी अच्छा कर रहा 1% भी तो हम उसको अप्रिशिएट करें, फिर हम लोगों की परवाह नहीं करते थे। तो वो मेंटल हेल्थ का ही तो प्रॉब्लम था कि हम लोगों की परवाह नहीं करना छोड़ दिया हम लोगों ने, और सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस किए जो उसके लिए अच्छा हो। तो जैसे बेंजी स्टेज पे जाती थी और अगर किसी ने उसको गिफ्ट दिया तो वो एक्सेप्ट फेंक देती थी वहां पे, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हमने धीरे धीरे ऑन द स्पॉट उसको बताना शुरू किया कि ये तुम्हारा वो अब आज भी प्राइज ही बोलती है उसको, जो भी उसको गिफ्ट मिलता है तो बोलती है प्राइज ही है ये। तो फिर धीरे धीरे उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब तो खैर शी इज मास्टर इन टेकिंग अवार्ड्स एंड टेकिंग गिफ्ट्स एंड ऑल। तो मेंटल हेल्थ तो हमारा काफी इफेक्ट पड़ा था। जैसे रिलेशनशिप में भी काफी फर्क पड़ा था कि वो लोग जो हमारे एकदम करीब थे, कभी कभी वो ऐसी बातें बोल जाते थे या बेंजी को देखकर वो कुछ ऐसा रिएक्ट करते थे जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक है, समाज में रहना है, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते थे, बिकॉज उस समय अवेयरनेस नहीं था, है ना। तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते थे हम कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हाँ, हमने अपना जो एज अ पेरेंट्स हमें जो करना था हम वो करते चले। हाँ, वो तो आपका दायित्व था जो आपने करना था। बिल्कुल ड्यूटी समझ लो। ड्यूटी समझ, हाँ ड्यूटी, बिकॉज एज अ पेरेंट्स कंप्लेन नहीं कर सकते, पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को हमेशा अपलिफ्ट ही करते हैं, उनका यही रहता है। तो आप हमेशा काम रही इस दौरान, मतलब आप नहीं कभी एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग भी तो एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभी तो ये मन में आ ही जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी इस टाइप के बच्चे देखे नहीं थे और सुना था, पढ़ा था, बट कभी फेस टू फेस नहीं देखा। तो थोड़ा टाइम तो लगा एक्सेप्ट करने में, लेकिन वही स्पोर्ट्स मैंने बताया ना, वो शायद एटीट्यूड काम किया। और मैंने डॉक्टर से यही बोला कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अब आगे क्या करना है वो आप हमें बताइए। हाँ, वो आप हमें बताइए और गाइड कीजिए। ओके आंटी, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे है, एज यू आर टेलिंग कि थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में दिक्कत हुआ, बेंजी को सोसाइटी का कितना सपोर्ट मिला, रिएक्शंस क्या रहे? नहीं, देखो, जब बेंजी का ये केस आया था आज से 20-25 साल पहले, तो उस समय अवेयरनेस बिल्कुल नहीं था। ऐसे लोगों को लोग लिटरली पागल बोलते थे, जो इसके लिए मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और बहुत लोगों से मेरी लड़ाई हो जाती थी कि कम से कम आप ये वर्ड तो मत यूज करो, दे आर नॉट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल,
ये हमारे समाज के बच्चे हैं, ठीक है थोड़ा आपके जैसे नहीं है लेकिन थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी इंसान के बच्चे हैं। तो अब क्या है ना कि बेंजी में कुछ क्वालिटीज थी, तो मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे बेंजी की मैथ बहुत अच्छी थी। Okay. तो मैं सब बच्चों को देखती थी कि बेंजी को देख के वो लोग ना अच्छे से रिएक्ट नहीं करते थे और उसको उसकी तरफ ना बड़े अजीब तरीके से देखते थे, जैसे कोई अलग दुनिया से कोई इंसान आ गया, क्योंकि बेंजी को बस के स्टेयर्स में चढ़ने में टाइम लगता था। तो मैंने बोला ऐसे नहीं चलेगा, बच्चे हैं इनको डांट नहीं सकते, अवेयरनेस लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं एक दिन बस स्टॉप पे पहले पहुंच गई और मैंने सब बच्चों को इकट्ठा किया और पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो। तो सब ने अपने अपना बताया कि मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग को तो टेबल्स आते होंगे। तो बोला हाँ हाँ बहुत अच्छे से आता है। तो मैंने कहा ठीक है, बेंजी को भी आता है, तो चलो लेट्स प्ले गेम। आप लोग को मैं बोलती हूँ कि 5 7 जार कितना होता है बताओ। तो जब तक वो लोग कैलकुलेट कर रहे थे तब तक बेंजी ने बता दिया 35। तो अब नेक्स्ट डे से मैंने ये छोटा सा इनिशिएटिव इसलिए लिया कि नेक्स्ट डे से उन लोगों का टॉपिक चेंज हो गया। जो बच्चे बेंजी को देखकर भागते थे अब वो उसको घेर कर खड़े हो जाते थे और 7 8 बच्चे एक साथ पूछते थे, बेंजी टेल मी 12 5 जार, 12 2 जार, बेंजी टेल मी 4 1 जार। तो जब तक दूसरे बच्चे बताते थे उसके पहले ये बता देती थी। तो अब क्या है, बेंजी में बहुत सारी क्वालिटीज नहीं थी, लेकिन मैंने उस एक क्वालिटीज को उनके सामने हाईलाइट किया और वो बच्चों का नजरिया बेंजी के प्रति एकदम चेंज हो गया। और वो पहले वो लोग वेट नहीं करते थे बेंजी का बस पे चढ़ने के लिए, अब सब सपोर्ट करते थे, नहीं पहले बेंजी जाएगी फिर हम जाएंगे। तो बिना डांटे बिना गलत बात किए मैंने उन लोगों को इस तरह से जैसे कह रहे हो ना कि सोसाइटी ने क्या किया, ऐसे ही जैसे रिलेटिव्स ने भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया बेंजी को दे के प्रॉब्लम को ना, अपने बच्चों को हमारे घर नहीं लाते थे कि इन पे गलत असर पड़ेगा। तो उन लोगों से हम लोगों ने दूरी बना ली। जिन्होंने बेंजी को एज अ बेंजी एक्सेप्ट किया वो आज भी हमारे दोस्त हैं और हमारे घर आते जाते हैं। अच्छा आंटी, जैसे ये आप बता रहे हो कि जैसे कई लोगों ने आना बंद कर दिया, बात करनी बंद कर दी, पता नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे कई लोग ऐसे मेरे साथ थे जिन्होंने कभी ऐसा मुझे फील नहीं होने दिया, या मेरे पेरेंट्स आई थिंक हो सकता है शायद कहीं ना कहीं मन में उनका आता होगा, बट कभी उन्होंने ऐसे मुझे फील नहीं होने दिया, जताया नहीं होगा। लेकिन नहीं। मैं बता रही हूँ मेरा केस, बेंजी का केस अलग था ना। शी वाज हाइपर चाइल्ड। जैसे कोई घर पे आता था ना तो वो हाइपर हो जाती थी और उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके मम्मी पापा कहीं और एंगेज हो। तो कुछ कारण होता है ना, हर इंसान का सिचुएशन अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। तो बहुत लोगों ने तो मेरे को यहाँ भी कहा कि व्हाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, तुमने एमए मेड किया है, इस बच्ची के लिए एक मेड रख लो और तुम जॉब करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। इनका क्या होगा, ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, जस्ट टाइम पास हैं ये लोग। तो बहुत मतलब निगेटिव कमेंट्स भी आते थे, लेकिन एज अ मदर मेरे को जो ठीक लगा मैंने किया। और आज वही लोग कहते हैं कि नहीं तुम्हारा डिसीजन सही था और तुमने बहुत 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 अच्छा काम किया। बिल्कुल आंटी, अगर आपने जॉब नहीं करी, मैं तो ये कहूंगा अगर आपने जॉब नहीं करी इट्स ओके, आपको उसका कोई रिग्रेट तो नहीं है ना। आपने उसका फ्रूटफुल टाइम आपने बेंजी के साथ एक तो बिताया, प्लस बेंजी को यहाँ तक लेके आई आप वो एक आपका वो जो टाइम था ना वो आपको फल दे रहा है। वो आप उसका ऐसा नहीं है कि आपने वो रिग्रेट आपको रहेगा, आई डोंट थिंक सो। वो आपका एक जो पेरेंट्स मेरे को ऐसा कहते थे ना, उन्होंने जॉब किया और ढेरों सारे पैसे उनके पास हैं, खूब अच्छा जमा किया पैसा, लेकिन अपने बच्चे के साथ उनका रेपो 0 है। आज उस बच्चे ने उनका जीना हराम कर रखा है, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाया नहीं। जब उस बच्चे को माँ बाप का जरूरत था, नीड थी, उस समय माँ बाप तो थे नहीं, तो अब कैसे वो रेपो बनेगा ना। रेपो आसान नहीं, पहले उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना जरूरी है उस बच्चे के साथ। एक क्वालिटी टाइम अगर आप अपने बच्चे के साथ गुजारते हैं ना,
तो एक होता है ना कि बच्चे में ये कॉन्फिडेंस लाना कि यू आर माई हीरो या यू आर माई क्वीन या यू आर माई किंग, तो तुम जो करोगे हम एज अ पेरेंट तुमको सपोर्ट करेंगे। ये फीलिंग जो है ना, एक क्वालिटी टाइम गुजारना, ये बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्ट बिल्कुल। ओके आंटी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक अगर मैं मेंटल हेल्थ, अगर बेंजी के मेंटल हेल्थ की बात करूं तो लाइक बेंजी को स्ट्रेस फील होता है? अगर होता है तो आपको कैसे फील होता है कि यार बेंजी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ी स्ट्रेस लग रही है, थोड़ी सी आज डिफरेंट लग रही है, आपको कैसे पता लगता है और आप कैसे फील कैसे करते हो उसका वो स्ट्रेस? मैं बता रही हूँ, जैसे बेंजी को जब स्ट्रेस होता है ना तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर अनईजी फील करती है ना, तो मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि भाई अगर आपका बच्चा खुश नहीं है आपके एनवायरनमेंट में तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ना, फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर बेंजी को खाने का इंटरेस्ट है तो मैं उसके मनपसंद का कोई चीज बना देती हूँ। उसको कहीं बाहर जाने के, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह उसको बहुत अच्छा लगता है, बर्गर वगैरह, तो मैं कभी कभी उसको आउटिंग के लिए ले जाती हूँ, जो उसका पसंदीदा चीज है। तो अगर जैसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो शाम के वक्त मैं उसको पूछती हूँ कहीं घुमाने ले जाना है तो मैं घुमा के लेकर आती हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें करके ना, उसको कपड़ों का बहुत शौक है, तो फिर कोई नया ड्रेस लाके उसको देना, या नहीं भी दे पाती हूँ तो कम से कम जो वार्डरोब में रखे हुए हैं जो 2 साल से यूज नहीं हो रहे हैं, तो मैंने अब क्या किया है कि सारे कपड़े कहते हैं डेली यूज में पहनो, तो वो बहुत खुश रहती है। फिर पुराने, सबसे बड़ी बात है, पुराने फोटोग्राफ्स मैं उसको जरूर दिखाती हूँ। ओके आंटी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं बेंजी से एक गाना सुनूंगा, ठीक है? हाँ जरूर। मैसेज टू सोसाइटी, लाइक क्योंकि ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी इतने मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, जिन्हें नहीं पता हाउ टू हैंडल सच चिल्ड्रन, चाहे वो कैसी भी डिसेबिलिटी से फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिजिकली है, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है। देखो पुलकित, सबसे बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ा बात है कि आपने अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना कि आपके साथ एक ऐसा बच्चा चल रहा है जिसको हम लोग से अलग है और जिसको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तो आधा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाता है। पेरेंट्स क्यों अपसेट होते हैं? क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्वेश्चन ही पूछते रह जाते हैं कि वाई मी। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में, अभी तो खैर पेरेंट्स बहुत अवेयरनेस आ गया है, पेरेंट्स के अंदर भी वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम भी गुजार रहे हैं। अगर आपका बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। मैं ये नहीं कहती कि वो म्यूजिक में ही अच्छा हो, मे बी वो पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, और भी कई फील्ड्स हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं उसको हाउसकीपिंग करना अच्छा लगता है, तो हम उनको उसी में मास्टर कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, है ना। तो वो पहले पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा। जब तक आप उसके साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजारेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो बस पेरेंट्स को यही करना है कि अपने बच्चे को मोटिवेट करना है और जो भी टैलेंट है उसकी तरफ उसको धीरे धीरे उसको फोकस करके उसको आगे बढ़ाना है। एटलीस्ट वो बिजी रहेगा, खुश रहेगा। जैसे अगर तुमको आरजे करना अच्छा लगता है और मैं तुमसे कहूँ कि नहीं तुम जाके गाना गाओ, तो वो तुम्हारे लिए हेडेक हो जाएगा, हाँ, है ना। तो अपने इंटरेस्ट की चीज, जो बच्चा का अपना इंटरेस्ट है, जिसमें वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, अगर उसी को हम डेवलप करें तो रिजल्ट जल्दी आते हैं, अच्छे आते हैं और जल्दी आते हैं। बिल्कुल। ओके आंटी, मेरे क्वेश्चंस खत्म हुए। अब मेरे को आप प्लीज बेंजी से कुछ 1-2 लाइन प्लीज। हाय बेंजी, व्हाट्सएप बोलो। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना
दिन गुजरे चल बनाए आशिया, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना तो तेरा चांद का नाम के सिंधु से चल बनाए आशिया, दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल, तुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बात ले, आजा दिल की ये जमी, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया. So guys, thank you so much. Thank you, Andy. Thank you, Benzi. Thank you so much for coming and bye bye. Thank you so much. Say bye bye. Good night. Okay guys, so guys ये था मेरा आज का शो. आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और आप कैसा फील कर रहे हैं सुनने के बाद वो भी मुझे बताइएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. सो नेक्स्ट टाइम एंड यस, ये सीजन अब खत्म होने के जा रहा है और 1-2 एपिसोड हैं, फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं. यस, टॉपिक बहुत अमेजिंग आने वाला है आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए बने रहिए. अभी के लिए इतना ही. तो थैंक यू सो मच. तो क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है. तो थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.